हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबीए लर्नर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ MMPB 06। वैसे तो वीडियो बनाने का कोई इरादा था नहीं, बट कुछ लोगों की मेरे को मैसेज आई कि आप वीडियो नहीं बना रहे हो, तो एक दिन है एग्ज़ाम के लिए, तो जितने क्वेश्चंस हो पाए उतने किए मैंने। तो फर्स्ट है हमारा G20 OECD प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें हमारा डिस्क्लोज़र एंड ट्रांसपेरेंसी। तो डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि कंपनी को अपनी टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें हैं वो साफ साफ क्लियरली बतानी चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल रिजल्ट, कंपनी ऑब्जेक्टिव, ओनरशिप स्ट्रक्चर, रिस्क फैक्टर्स और गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बोर्ड्स। अब बोर्ड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी एंड केयर, फेयर ट्रीटमेंट, एथिकल स्टैंडर्ड्स, स्ट्रेटजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट, ओवरसाइट्स। तो ये आप रीड कर लेना एक बार, मैंने है मतलब पॉइंट्स बता दिए हैं। सेकंड है हमारा विसल ब्लोअर एंड विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। विसल ब्लोअर क्या होता है? विसल ब्लोअर वो इंसान होता है जो कंपनीज़ में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो देखता है कि सारे काम जो हो रहे हैं वो लीगली हो रहे हैं, कुछ अनएथिकल काम तो नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो उसको आगे रिपोर्ट करना बिना किसी डर के। तो इसका काम करने का क्या तरीका होता है? ये अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, प्रोटेक्ट रेपुटेशन, प्रमोट एथिकल कल्चर, लीगल कंप्लाइंस। नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएशन ऑफ बेसल कोड फ्रेमवर्क एंड इंट्रोडक्शन इन इंडिया। तो बेसल जो है हमारा किस तरीके से आया और इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये हमारा ये इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं इसको। बेसल 1 जो था हमारा 1988 में आया था। तो इसके अंदर हमारा क्या था कि मेन फोकस था क्रेडिट रिस्क से बचना। क्रेडिट रिस्क की मतलब वही जो लोन लेकर पैसे ना मिलना, वो होता है। तो इसमें हमारा मेन फोकस था कि 8% कैपिटल का हमको बचा कर रखना क्रेडिट रिस्क के लिए, बेसल 1 में। बेसल 2 हमारा 2004 में आया। इसके अंदर हमारे 3 पिलर्स दे रखे हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इस बेसल 1 में तो हमारा क्रेडिट रिस्क के ऊपर फोकस था। बेसल 2 में हमारा फोकस मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क पर भी हुआ। फर्स्ट पिलर में हमारा जैसे बताया गया है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इन रिस्क से बचने के लिए। सेकंड पिलर में हमारा था सुपरविजरी रिव्यू प्रोसेस, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाएगी, कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगी, कैपिटल की किस तरीके से प्लानिंग, तो वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मार्केट डिसिप्लिन, और कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, और वो भी क्लियर। बेसल 3 2010, ये 2008 के जो क्राइसिस आए थे उसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ बेसल 3। इसका मेन फोकस था लिक्विडिटी मेंटेन करना, लाइक लिक्विडिटी कवरेज रेशो एंड नेट स्टेबल फंडिंग रेशो, जो कि हमारा 30 डेज के लिए अगर कुछ भी होता है इनकेस हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी हो। और इंट्रोडक्शन ऑफ बेसल नॉर्म्स, इंडिया में बेसल किस तरीके से आया था, RBI कैसे लाया? बेसल 1 जो था हमारा 1992 में आया, बेसल 2 2005 एंड 2099 में आया कमर्शियल बैंक में, और बेसल 3 हमारा 2013 में। और बेसल 1 में जैसे 8% था, तो हमारे RBI ने हमें 9% कैपिटल का जो था मेंटेन करने को बोला था। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे ही हम जो है सिर्फ अपने गवर्नमेंट बैंक में तो पैसा नहीं रखते ना, काफ़ी लोग हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी रखते हैं। तो उसके लिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत है, जैसे कि बोर्ड कंपोजिशन एंड इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ रोल, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, रेमुनरेशन पॉलिसी, RBI फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। ये सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल प्रोसेस जो हमारा सरकारी बैंकों में, गवर्नमेंट बैंकों में चलता है, तो वही प्राइवेट बैंकों में भी होना चाहिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अब हम NBFCs क्या होती है? NBFCs ये बैंक से बिल्कुल अलग होती हैं। कुछ लोग बैंक और NBFCs को सेम समझते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। NBFCs जो हैं हमें सिर्फ लोन देती हैं, और या फिर कहीं अपना इन्वेस्टमेंट करती है, या इंश्योरेंस भी देती हैं। ये हमारे डिमांड डिपॉजिट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती, ना हमें कोई चेक बुक देती हैं इनको, और ये कंपनीज एक्ट में आती है और वो बैंकिंग रेगुलेशन में। तो देखते हैं तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं इन्होंने। बिजनेस लोन, इन्वेस्टमेंट एंड एसेट्स फाइनेंस में काम करती है, ये हमारे डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती। और अब डिफरेंस देख लेते हैं NBFC और बैंक्स में। बैंक्स जो है एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और NBFCs नहीं करती हैं। चेक बुक इशू, बैंक जो है चेक बुक इशू करती है, बट NBFCs हमें चेक बुक इशू नहीं करती। डिपॉजिट इंश्योरेंस, बैंक जो है हमें DICGC के अंडर हमें 5 लाख का इंश्योरेंस देता है, जैसे कि हमने कोई भी डिपॉजिट करवाया है, लाइक FD करवाई है हमने 5 लाख, मतलब 10 लाख की करवा रखी है मान लो। अगर इन केस बैंक कोलैप्स करता है या कुछ भी होता है, तो RBI के थ्रू जो 5 लाख का इंश्योरेंस है वो बैंक, आपकी FD जो थी 10 लाख की थी, लेकिन आपको इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख का। और लेकिन अगर 5 लाख से आप कम का अमाउंट जो है बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो आपको फुल पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन NBFCs ये फैसिलिटीज़ नहीं देती है। और रेगुलेशन गवर्न अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर काम करता है, और जबकि ये कंपनीज एक्ट के अंदर। शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं हम सॉरी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD गाइडलाइंस। OECD बेसिकली क्या होता है? ये
हमें मतलब बताता है कि हमको एथिकली काम करना चाहिए, हमारा मेन फोकस सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होना चाहिए, हमें मतलब सोशल वर्क भी करते रहना चाहिए, ये मेन फोकस उस पर करता है। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे RBI होता है सेम इस तरीके से IRDAI होता है, लेकिन RBI जो होता है वो बैंकों पे निगरानी रखता है, वो सारे रूल पॉलिसी जो है बैंकों के लिए बनाता है, और IRDAI ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए सारे रूल पॉलिसीज़ जो है बनाता है और उन पर निगरानी रखता है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ों को रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इनका प्राइमरी जो गोल जो होता है वो प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर, जिसने इंश्योरेंस लिया है उसके इंटरेस्ट को। रोल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस विद एग्जांपल। सॉरी, एथिक्स का क्या रोल होता है बिजनेस में? एथिक्स वही कि हमें सिर्फ अपने ही प्रॉफिट को नहीं देखना चाहिए, कुछ हमें समाज के लिए भी कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल था हमारा जॉनसन एंड जॉनसन स्टाइलोन क्राइसिस 1982 में। इसमें क्या था कि जॉनसन एंड जॉनसन से कंपनी थी मेडिसिन की, तो इन्होंने कोई मेडिसिन बनाई होगी टाइलोइन करके, तो उसमें क्या है उनके किसी मतलब जो भी होते हैं दुश्मन ने उस उनकी जो मेडिसिन थी उसमें ना पॉइजन मिला लिया था, तो जिसको यूज़ करने से ना कुछ लोगों की जो है डेथ हो गई थी। तो जैसे ही कंपनी को पता चलता है कि उनकी जो मेडिसिन में पॉइजन है, तो वो क्या करती है अपनी जो भी मार्केट में उन्होंने जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की थी वो सब वापस मंगवा लेती हैं, जिससे उनको क्या होता है $100 बिलियन का जो होता है नुकसान होता है, पर वो उस नुकसान को नहीं देखती हैं। उन्होंने अच्छे से मतलब कि एथिक्स फॉलो किए अपने बिजनेस में, तो ये उस चीज़ को बताता है। तो आप ये एग्जाम्पल ज़रूर लिख के आना अगर आता है क्वेश्चन। तो रिकमेंडेशन फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन, CSR क्या होता है? हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मतलब हमें वही कि अगर हम बिजनेस में हमको प्रॉफिट हो रहा है तो उसका 2% हमको समाज की भलाई के लिए लगाना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड थर्ड पार्टी अदर एक्टिव बोर्ड ओवरसाइट, कोलैबोरेट विद वेरीफाइड NGOs, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। जैसे कि हमने ऐड भी देखा होगा, निहार शांति आमला का आता है, उसमें बोलते हैं 2% बच्चा की शिक्षा के लिए हो जाता है, तो वो 2% जो है वो CSR ही होता है हमारा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ क्वेश्चंस मैंने और ऊपर दे रखे हैं, तो आप इसको भी एक बार देख लेना, इनको भी रीड कर लेना। और अगर आपको PDF चाहिए तो ये अगेन पेड रहेगी, 30 रुपीज़ इसके चार्ज है। मैं नंबर वही अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, उस पर आप मुझे मैसेज करके MMPB06 DM कर देना, वो आपको मैं दे दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।